Good morning. Today is 28 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, यूपी में आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, मायावती से रिलेटेड ये आर्टिकल है और चुनाव से प्रेरित ये आर्टिकल है, तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये यूएई से रिलेटेड है। यूएई के क्राउन प्रिंस आपको पता है हमारे देश के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे, तो उनसे रिलेटेड ऑलरेडी हमने 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। तो ये आर्टिकल हमें एक तरह से वो जो आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उनको रिवाइज करवा देगा। उसके बीच का जो मेन आर्टिकल है ये लिखा गया है जोया हसन के द्वारा में। जोया हसन जेएनयू में एक लेक्चर प्रोफेसर हैं, तो इन्होंने देखिए इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बारे में, इनकी नोटबंदी की जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो तो काफ़ी डिस्कस की गई है, लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी ज़्यादा डिस्कस नहीं की गई है। तो इस आर्टिकल में ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो डिस्कस कर रही है डिमोनेटाइजेशन की। तो वैसे तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए है नहीं, फिर भी जल्दी से इस आर्टिकल के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एनालिसिस करने की जो हमारी स्किल है उसको इन्हेंस करेगा ये आर्टिकल। आज सैटरडे है, सैटरडे को आपको पता है ग्राउंड जीरो आता है। ग्राउंड जीरो में पर्सन सेंट्रिक डिटेल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होती सैटरडे को जो ये ग्राउंड जीरो आता है। इस बार जलीकट्टू पे है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा 3 आर्टिकल्स हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, 2 करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का, 1 करेंगे लाइव मिंट का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन, यूएई पे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2-3 क्वेश्चन इस पे किए हैं इंडिया एंड यूएई रिलेशंस पे, तो बस एक रिवाइज करवाएगा ये। प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बताइए आप, एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई थी हमारे दोनों देशों के बीच में, इंडिया के बीच में और यूएई के बीच में, तो आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है। अब कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट आपको पता है वहाँ के क्राउन प्रिंस हमारे देश की विजिट पर आए। तो अब ये कहते हैं कि देखिए दोनों देशों के लीडर्स के बीच में इतनी ज़्यादा रेपुटेशन बन गई है कि इंटरप्रेटर भी नहीं था। इंटरप्रेटर आमतौर पे आपने देखा होगा, ये जो मैम है हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती हैं, जब भी किसी दूसरे देश के साथ के लीडर के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं तो ये इंटरप्रेटर का काम करती हैं। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंटरप्रेटर के बिना मोदी किसी देश के लीडर के साथ में मिले। मतलब आमतौर पे इंग्लिश ही यूज़ होती है हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में, और वैसे तो मोदी समझते हैं इंग्लिश। एक बात बताऊँ, वैसे नॉलेज के लिए है, कहते हैं कुछ लोग कि मोदी जानबूझ के हिंदी पर फोकस करते हैं, क्योंकि एक तो हिंदी को बढ़ावा, कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ही है, दूसरा ये कहते हैं कि लोग कि मोदी को टाइम मिल जाता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आसानी से इंग्लिश समझ लेते हैं, आपने कई यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा, वो इंग्लिश बोलते भी हैं लेकिन फिर भी इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनको टाइम मिल जाता है। दूसरे जो लीडर्स बोलते हैं उनको समझ में आ जाता है पहले ही, तो उनको सोचने का टाइम मिल जाता है, मूव्स कैलकुलेशंस कर लेते हैं क्या जवाब देना है, इस प्रकार से। पता नहीं, मतलब कहने के लिए है ये, एग्जाम के लिए नहीं, वैसे नॉलेज के लिए। तो अब देखिए अब ये आता है कि हम इससे पता लगता है कि देखिए जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हमारे देश के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट से हमने कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी, क्योंकि ये अभी तक वहाँ के यूए के प्रीमियर भी नहीं है, हेड भी नहीं है, ये बस एक डिप्टी कमांडर हैं और इस जो फोर्सेस है वहाँ की, तो हमने इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी। तो इसी से पता लगता है कि हम इस गल्फ कंट्री को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बाकी सारे डायमेंशंस देख लीजिए आप, ट्रेड टाई देखिए कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 50 बिलियन का ट्रेड है हमारे बीच में और यूए के बीच में। एनर्जी और ऑयल सप्लाईज, यानी हम वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ हमारे 26 लाख इंडियंस रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसीज भेजते हैं, तो जिससे हमारी इकोनॉमिक काफ़ी ग्रोथ में सहायता मिलती है। उसके बाद में डिफेंस और सिक्योरिटी देख लीजिए, अभी तो एक एक्सरसाइज का नाम भी पूछा था, अब काफ़ी अच्छा हम और भी काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना सिर्फ एयर कॉम्बेटेंट बल्कि टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड भी इस तरफ मतलब प्रपोजल है कि यहाँ भी ये ऐसी जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। उसके बाद में अभी हमने 2-3 दिन पहले ये भी साइन किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, जब देखिए इकोनॉमिक डिफेंस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जब कन्वर्ज होते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब साइन करनी पड़ती है ये। तो युगांडा के साथ में हमने साइन की थी, रवांडा के साथ में, आपको याद होगा तब द हिंदू में जो आर्टिकल आया था उसमें क्रिटिसाइज किया था और कहा गया था कि इंडिया को जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सोच समझ के साइन करनी चाहिए, रवांडा से हमें क्या मिलने वाला है। तो यही पार्टनरशिप अब हमने यूएई के साथ में साइन की है, और ये तो देखिए कुल मिला के लेजिटिमेट ही है, क्योंकि इनके साथ तो हमारे सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस अब हैं। तो ये देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम करने लगे हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी अब करने लगे हैं, और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये जो इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स है वो इंडिया से खरीदेंगे। उसके साथ साथ जो टेररिज्म से लड़ने में भी हम सहयोग करने लगे हैं। अब साफ साफ देखिए स्टेटमेंट दी, जॉइंट स्टेटमेंट जो दी गई दोनों लीडर्स ने, उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम था। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है साफ साफ संकेत था वो पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है हमारे देश के अंदर, और भेजता है उनको, ना सिर्फ ट्रेनिंग देता है, पैसे देता है, बल्कि एक फैसिलिटेट भी करता है वो हमारे देश के अंदर में आए और टेरर स्ट्राइक करें।
क्योंकि देखिए अब जो यूएई है वो हमारे कंसर्न से इसलिए शेयर करता है क्योंकि अभी देखिए अफगानिस्तान में 2-3 दिन पहले की बात है, कंधार में एक अटैक हुआ था। कंधार में एक अटैक हुआ, उसमें यूएई के 5 डिप्लोमेट्स की मौत हो गई, तो वो भी टेररिज्म के कारण हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि उन 5 डिप्लोमेट्स जिस हमले में वो मारे गए थे वो तालिबान द्वारा करवाया गया था, वो तालिबान जिसको पाकिस्तान हमेशा स्पॉन्सर करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ था इस कंधार के हमले में, जिसमें 5 यूएई डिप्लोमेट्स की मौत हो गई थी। फिर आर्टिकल अब कुछ दूसरा स्टैंड लेता है, मतलब यहाँ तक तो देखिए पॉजिटिव्स था, अब थोड़ा कॉजन कह लीजिए या फिर कुछ सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात, रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन क्लैरिटी भी आनी चाहिए और कॉन्क्रीट मेजर्स भी लिए जाने चाहिए। अब देखिए ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम जिसको पाकिस्तान ने शरण दे रखी है, 1993 के बम धमाकों में इनका नाम आया था। इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं यूएई के अंदर में, काफ़ी सारे बिजनेस इनके हैं। तो यूएई को दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा जो तालिबान को फंडिंग जाती है उस पर भी यूएई को एक्शन लेना चाहिए। ये फंडिंग जाती है देखिए रेमिटेंसीज के थ्रू में, वहाँ से जो रेमिटेंसीज भेजते हैं, लेकिन वो रेमिटेंसीज की आड़ में कई बार टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, तो इस पर यूएई को लगाम लगानी होगी। इसके अलावा हमारी जो निगाह है अबू धाबी के सोवरन वेल्थ फंड पर भी है। सोवरन वेल्थ फंड आपको पता है, जब कोई देश इन्वेस्टमेंट करता है किसी दूसरे देश में फ़ायदे के लिए तो उसको सोवरन वेल्थ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इनका जो सोवरन वेल्थ फंड है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड है, $500 बिलियन का है इनका सोलर वेल्थ फंड। लेकिन देखिए ये कहते हैं कि जब इन्होंने घोषणा की थी कि 75 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में करेंगे, लेकिन 1 साल हमें लग गया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाने में। आपने इसका आंसर भी दिया था। और उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ये कहते हैं कि सिर्फ दोनों देशों के बीच, लीडर्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी तो एक अच्छी शुरुआत इसे कह सकते हैं, लेकिन ये टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं करेगा, एनर्जाइज नहीं करेगा, अच्छा नहीं बनाएगा। उसके लिए आपको कॉन्क्रीट मेजर्स लेने पड़ेंगे और एक सही ढंग से विजन होना चाहिए आपके पास में। तो ये पूरा आर्टिकल था। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी आपने बहुत डिस्कस कर लिया, अब तो बोर भी हो गए होंगे। नोटबंदी आई, करप्शन दूर करने के लिए थी, लोग लाइनों में लगे, रूरल लोगों को ज़्यादा परेशानियां हुई, अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर स्टैंड लिया, पार्लियामेंट रुकी रही, बिजनेस ठप हो गए, जो इनफॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप हो गए, बैंकों ने कैसे काम किया, बैंकों पे बर्डन बढ़ गया, या फिर बैंकों की जो कई लोगों की जो वहाँ पे वर्किंग थी उस पर भी सवाल चिन्ह उठे। ये सारे चीज़ें हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कुछ जो ये डिस्कस करने वाली हैं। ये कहते हैं कि देखिए वही बात, इकोनॉमिक तो डिस्कस हो चुका है, पॉलिटिक्स ही डिस्कस करने वाली हैं। ये कहते हैं गवर्नमेंट ने कहा था कि हम करप्शन को बंद करेंगे इस जो नोटबंदी के मूव से। फिर ये कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वादे किए थे कि वो करप्शन को बंद करेंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, और एक लेवल के बाद में अब वो 2.5 साल पूरे हो गए थे लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके थे। तो उनके गवर्नमेंट के खिलाफ में नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, लोगों में जो भावनाएं थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ उत्पन्न हो रही थी कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे उन वादों को गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ड्रामेटिक मेजर लिया, और एक तरह से बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ये कह रही हैं, अपने हिसाब से ये कह रही हैं कि साफ साफ जो गवर्नमेंट का मकसद था वो पॉलिटिकल था। तो आगे क्या आता है, आगे आता है कि देखिए अब जबकि 31 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट को साफ साफ पता लग गया था कि जितना पैसा सर्कुलेशन में था वो सारा का सारा तो गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास में वापस आने ही वाला है। तो ब्लैक मनी तो पकड़ी नहीं गई नोटबंदी के बाद से, तो गवर्नमेंट ने तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था। गवर्नमेंट ने तो सोचा था कि पूरा वैसा पैसा वापस नहीं आएगा, जो पैसा वापस नहीं आएगा वो हमारा हो जाएगा, हम इससे कोई स्कीम चला देंगे, और इस तरह का सोचा था गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि देखिए ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर उन्होंने पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो चेंज कर दिया। पहले जो फोकस था ब्लैक मनी पर, करप्शन पर, बाद में गवर्नमेंट ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर इस सारे मूव को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कुछ लोग जैसे कहते हैं कि इंटेंशंस तो अच्छी हैं लेकिन मैनेजमेंट बुरी है। ये कहते हैं कि देखिए कुछ लोगों की जो है मजबूरियां हैं, चाहे आप कुछ ऐसे लोग भी मान लीजिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज मान लीजिए या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स मान लीजिए, उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो गवर्नमेंट का एक लेवल के बाद ज़्यादा विरोध करेंगे तो हम उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम ब्लैक मनी होल्डर्स के, यानी जो ब्लैक मनी जमा करते हैं उनके साथ में है। तो एक लेवल के बारे में उनका जो अपोजिशन था वो इसी बात को लेकर था कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं है, और जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का खराब है, जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह का लोगों का क्रिटिसिज्म रहा, या फिर अपोजिशन पार्टीज का क्रिटिसिज्म रहा।
लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कितना इनफॉर्मल सेक्टर को नुकसान पहुंचा, कितने लोगों की जॉब्स गई, कितने लोगों का लाइवलीहुड प्रभावित हुआ। तो लोगों को कहा क्या गया था? देखिए, गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि ये एक बहुत बड़ा मोरल प्रोजेक्ट है, इससे देश की जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी सुधर जाएगी। और ये भी कहा गया कि ये टैक्स जो लोग नहीं भरते उनके खिलाफ में एक युद्ध है, एक मुहिम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इवन प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस बात पर भी फोकस किया कि ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन सा जस्टिस होता है? ये वो जस्टिस होता है कि देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, यानी किसी ने गलत पैसा कमाया है तो उससे लेके गरीब लोगों को दे देना, या फिर जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है उससे लेके गरीब लोगों को बांट देना। जैसे टैक्स लगाते हैं, हमारे गवर्नमेंट में टैक्स नहीं होता कि जो लोग स्लैब्स होती है, इनकम टैक्स की स्लैब्स होती हैं, जैसे 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 5 लाख तक लगेगा 10%, फिर ऐसे ऐसे स्लैब्स बढ़ती जाती हैं, 10 लाख से ऊपर होगा तो उस पर लगेगा 30%। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ से 10 लाख से ऊपर की इनकम की गवर्नमेंट लेगी पैसा, 30% टैक्स वहाँ से लेगी और बाद में स्कीम्स लाएगी जनता के लिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मनी वहाँ से जनता में। अब देखिए, उसके बाद में मोदी ने कहा कि एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया प्राइम मिनिस्टर ने कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि देखिए, अमीर लोगों ने जिस प्रकार से कैश को जमा कर रखा है तो वो अब बाहर आएगा, इस तरह की बातें उन्होंने गरीब लोगों को कही। तो ये बातें तो देखिए हमेशा से हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको अगर अमीर लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया जाए तो उनको ये बात अपील करती है। कुछ भी मान लीजिए आप, हमारे देश का कल्चर मान लीजिए या फिर कुछ भी इसको मान लीजिए। फिर ये कहते हैं कि ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को तो काम ये है जो सारी प्रकार की जो गैप्स हैं जनता के बीच में, जो डिफरेंसेस हैं, उनको पाट के एक धागे में पिरोए गवर्नमेंट। लेकिन ये तो और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। अमीर और गरीब के बीच में बांटने की आवश्यकता ही क्या है? अब ये बात आती है कि लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया इसके खिलाफ में। तो 3-4 रीजंस ये देते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि देखिए, प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो ये पूरी मुहिम सक्सेसफुल रही। ये कहती है ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है डिसेंट के प्रति। दूसरा, ये कहती हैं कि इंडिया का जो ऑब्सेशन है ब्लैक मनी के साथ में वो बहुत ज़्यादा है। जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं या फिर काफ़ी सारी करप्शन की ऐसी मूवमेंट्स हुई जिसमें ब्लैक मनी पर काफ़ी फोकस किया गया, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई अच्छी चीज़ हो रही है। तीसरी जो चीज़ कि जो ये गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया कि जो इस डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करेंगे वो तो नेशनल्स हैं, बाकी एंटी नेशनल्स हैं। तो ये 3-4 रीजंस है कि लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध नहीं किया डिमोनेटाइजेशन का। इवन प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसा तक कह दिया, ये कहती हैं कि ये जो डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ में जो वार है, ये भारत ने जो पहले के वार लड़े हैं 62 में चाइना के साथ में, 65-71 में पाकिस्तान के साथ में और 99 में कारगिल के साथ में, इन वार्स की तरह है ये डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ में जो वार है। फिर ये कहते हैं कि देखिए, हर छोटी छोटी बात पे जब भी बीजेपी डिफेंसिव होती है तो हाइपर नेशनलिज्म का कंसेप्ट लाती है ताकि सबका ध्यान डाइवर्ट कर सके, इस तरह की बात कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि पार्टीज़ को भी वही बात, सेम बात, लोगों को यूँ लगा कि अगर हम विरोध करेंगे इसका तो लोग यूँ सोचेंगे कि हम ब्लैक मनी हमारे पास में है या फिर ब्लैक मनी का साथ हम जुड़े हुए हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो किसी ने यह जरूरत नहीं की, एक बार जरूरत नहीं की एक लेवल के बाद में ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की या फिर कुछ ज़्यादा पुरजोर इसके खिलाफ में, इसका प्रोटेस्ट करने की इसके खिलाफ में। वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, बहुत सारा प्रोटेस्ट एक तरह से नहीं हुआ। प्रोटेस्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास में इसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये तो इलेक्शन के नतीजे ही बताएंगे कि जो देश की जनता है वो इसके साथ में है क्या नहीं है। यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं। इस तरह का ये पूरा आर्टिकल था। तो ज़्यादा आप इसके आर्टिकल के नोट्स वगैरह मत बनाइएगा क्योंकि ज़्यादा काम का तो आर्टिकल था नहीं। द हिंदू में अगर देखिए, द हिंदू के भरोसे हम बैठे रहें तो आज एक ही आर्टिकल काम का है, यूएई का, और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नया कुछ भी नहीं था उसमें। द हिंदू एक पेपर नहीं क्लियर करवाएगा। द हिंदू के भरोसे बैठे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे हम। तो इसलिए बाकी न्यूज़पेपर्स में से तो बहुत काम आती हैं चीज़ें। इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है, सिविल सर्वेंट से ये रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल एथिक्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन एथिक्स में आ सकता है, तो ध्यान से देखिए। गुड डिसीजंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी रिवार्डेड। जो अच्छे काम है सिविल सर्वेंट्स के उनको रिवार्ड किया जाना चाहिए, और जो बुरे काम है अगर उन्होंने गुड फेथ में किए हैं, मतलब अच्छा सोच समझ के उन्होंने किए हैं, तो उनको टॉलरेट किया जाना चाहिए। अगर ये काम ड्यू डिलीजेंस के साथ किए गए हैं, यानी अच्छी इंटेंशंस के साथ में किए गए हैं लेकिन वैसे गलती हो गई, उनकी इंटेंशंस नहीं थी, तो उनको भी टॉलरेट किया जाना चाहिए। आपको इस बात पे कमेंट करना है। एथिक्स में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट आपको पता होगा, 2 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएएस ऑफिसर को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई।
और उसके अलावा अभी आर्टिकल नंबर 311 और 312 जो भी है उसमें एक टाइमली इंक्वायरी के लिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भी कुछ रूल्स में चेंज किया गया था। न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। तो अब उसी से रिलेटेड तो नहीं कह सकते, कुछ एक्स्ट्रा ही है, वो तो रिवाइज करने के लिए था। ये कहते हैं कि देखिए सेम बात वही है कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें डिस्क्रिशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन मतलब सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि तोते की तरह जो रूल्स में लिखा है उसी की तरह सब कुछ बोलना है और सब कुछ उसी के हिसाब से डिसीजन लेना है। कुछ तो उनके पास में डिस्क्रिशन होना चाहिए, उन्हें इनोवेशन होना चाहिए, और इसी इनोवेशन के चक्कर में उनसे अगर इंटेंशंस अच्छी हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती हैं तो उनको टॉलरेट करना बहुत आवश्यक है। तभी हमारा देश की जो होंगी पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होंगी और आगे ले जाएंगी, देश की पॉलिसीज ऐसे बनेंगी। और ये फिर कहते हैं स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर ये अच्छा काम करें तो उनको रिवार्ड किया जाए, वही सेम बात जो क्वेश्चन में थी। और बुरा काम करें तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इनसे वैसे गलती हो जाए, एक होती है देखिए बोनाफाइड मिस्टेक, मैं आपको बताता हूँ, एक होती है मालाफाइड मिस्टेक, होती है बोनाफाइड मिस्टेक्स। बोनाफाइड मिस्टेक्स ये है, तो देखिए जैसे कोई काम सिविल सर्वेंट ने किया था तो अच्छी इंटेंशंस के साथ में ही, लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा होगा कि वो काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, इस गलती को कहेंगे बोनाफाइड मिस्टेक। लेकिन एक जो ऐसी गलती, अब जब कोई जानबूझ के करप्शन करता है वो मालाफाइड मिस्टेक है, मतलब जानबूझ के उन्होंने किया, या फिर ऐसी मिस्टेक्स को कहते हैं मालाफाइड मिस्टेक्स। और बोनाफाइड मिस्टेक्स जो हो गई गलती लेकिन इंटेंशंस अच्छी थी, इसको बोनाफाइड। तो यही बात ये कहते हैं कि मालाफाइड जो मिस्टेक्स होती हैं उन पर एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए और बोनाफाइड मिस्टेक्स को टॉलरेट किया जाना चाहिए। और 3-4 सॉल्यूशंस ये देते हैं, 3-4 सॉल्यूशंस ये कहते हैं कि देखिए अगर उन्होंने बस ये देखना चाहिए कि उसने जो ब्यूरोक्रेट है उसने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया, और अपना जो सारा कुछ जो प्रोसेस फॉलो करी वो इनोवेटिवली फॉलो करी या नहीं करी, बस हमें ये देखना चाहिए। हमें एक लेवल के बाद में देखिए रिजल्ट्स पर फोकस तो करना चाहिए, लेकिन उसके वजह से, रिजल्ट्स की वजह से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको, ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स को हरास नहीं करना चाहिए। तो ये बाद में 3-4 पॉइंट्स कहते हैं सिविल सर्वेंट्स के पास में ये होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए इनकी, और इंसेंटिव्स होने चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस अगर ये दें तो कुछ इंसेंटिव इनके लिए होना चाहिए, और इनको एंकरेज करना चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं क्रिएटिव सोचें और रिस्पॉन्ड करें बहुत तेज़ी से। ऐसा नहीं कि ढीला ढाला रवैया अपनाया, फाइलों के नीचे बैठ गए, फाइलों के ऊपर बैठ गए, तो एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस इन सब चीज़ों से आ जाता है। तो जल्दी से एक्ट करें और समझें इंपॉर्टेंस काम की। और फिर एक सुझाव ये भी देते हैं कि जो सीनियर लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनमें देखिए वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, और सिलेक्शन के बाद में ही वो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। पैनल द्वारा जो कई बार होती है ना, जैसे पैनल सिलेक्ट करता है, जैसे सीवीसी या फिर जो हायर अपॉइंटमेंट्स हैं, ऐसे ही जो सेक्रेटरी वगैरह की है वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत में होनी चाहिए। दूसरा लेटरल एंट्री की बात करते हैं। लेटरल एंट्री पता है आपको क्या होता है? देखिए लेटरल एंट्री जब कोई सिविल सर्वेंट ना हो, जैसे आप रघुराम राजन का एग्जांपल लीजिए। रघुराम राजन तो सिविल सर्वेंट नहीं थे, फिर भी इन्होंने आरबीआई के चीफ के पद पे काम किया। तो ऐसे ही अगर किसी सेक्रेटरी के पद पे या फिर कुछ गवर्नमेंट के हाई लेवल पोस्ट पे कोई ऐसा बंदा काम करता है जो सिविल सर्वेंट नहीं है, लेकिन बाहर से गवर्नमेंट ने इंडक्ट किया है स्पेशल वो काम करने के लिए। नीति आयोग की बात कर लीजिए, नीति आयोग के जो सीईओ हैं अरविंद पनागरिया, हाँ अरविंद पनागरिया हैं, तो देखिए ये भी सिविल सर्वेंट नहीं है, तो ये हायर पोस्ट पे नीति आयोग के जो है ये सीईओ हैं। तो एक लेवल पे जो ये जो हायर पोस्ट पे ऐसे बंदों का इलेक्ट होना या सिलेक्ट होना, जो लोग सिविल सर्वेंट्स में ना होकर लेटरली बाहर में, लेटरल का मतलब बाद में एंट्री करते हैं हायर पोस्ट पे, तो इन लोगों को कहते हैं लेटरल एंट्री। और बाद में लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि जो लोग सुधर नहीं सकते उनको एग्जिट कर देना चाहिए। तो अब देखिए रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से पिछले दिनों हमने ये 4-5 से जो डिस्कस किए थे सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स। देखिए एक तो टाइमली इन्वेस्टिगेशन का न्यूज़ वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दूसरा कंपलसरी रिटायरमेंट का आया, लेटरल एंट्री का आज इन्होंने दे दिया, तीसरा चौथा सीनियर ये भी आज इसी आर्टिकल में इन्होंने दिया, चौथा पांचवा डेटरेंस एंड मोटिवेशन ये भी इसी आर्टिकल में था कि रिवार्ड होना चाहिए और इंसेंटिव होना चाहिए, और जो लोग अच्छे से काम ना करें उनके लिए डेटरेंस होनी चाहिए, डर उनको लगना चाहिए कि हम अगर काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो या तो हमको रिटायर कर दिया जाएगा या फिर हमारे खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। कॉन्स्टेंट नॉलेज टच एक प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा में कि उनको कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरह से वो नॉलेज में अपडेट रहेंगे। तो ये 6-7 आर्टिकल्स जो हमने हाल फिलहाल पिछले 2-3 दिनों में डिस्कस किए हैं, तो ये याद रखना जब भी गवर्नमेंट का पेपर में यूपीएससी का इस पे क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में, तो ये 7 पॉइंट हमें हमेशा लिखने हैं। अगला जो आर्टिकल है वो भी ईटी का ही आर्टिकल है। सॉरी, देखिए ये आर्टिकल में क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट क्या है। ट्रंप के खिलाफ में भारी विरोध हो रहा है, आपको इस बात का पता होगा। ट्रंप जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, ये मिले अब यूके के प्रधानमंत्री थेरेसा मे से।
तो वहां की मीडिया ने इस बात को लेकर थेरेसा मे का मजाक उड़ाया और क्रिटिसाइज किया कि आप ट्रंप से क्यों मिल रहे हैं। तो इस चीज के बारे में ये आर्टिकल टिप्पणी करता है। ये आर्टिकल कहता है कि देखिए ये तो गलत बात है, किसी भी देश की मीडिया को सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो ब्रिटेन का नेशनल इंटरेस्ट अभी इसी में, क्या वो यूएस को छोड़ देंगे? अगर 5 साल तो ट्रंप वहां पे राज करेंगे, तो क्या 5 साल थेरेसा मे वहां पे ट्रंप से मिलेंगे ही नहीं? दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए जब मोदी चुने गए थे तब भी जो वेस्टर्न मीडिया है और हमारे इवन देश के जो लिबरल्स हैं उन्होंने भी मोदी का विरोध किया था शुरू में, और काफ़ी सारे जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसको लेके मोदी पर आरोप लगे थे, उस टाइम पे लोगों ने विरोध किया था। तो एक लेवल के बाद में क्या ओबामा मोदी से नहीं मिले थे? ओबामा मोदी से ना सिर्फ मिले बल्कि ओबामा को तो एक पोस्टर बॉय कहते हैं लिबरल्स जो होते हैं, भाई ओबामा काफ़ी अच्छे लिबरल जो प्रेसिडेंट रहे यूएस के, वो भी तो मोदी से मिले। और ना सिर्फ मिले क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करी और इंडिया के साथ रिलेशंस को आगे लेके गए, मोदी के साथ में बहुत मुलाकात हुई उनकी। तो उसके बाद में क्या क्या अब ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में बातचीत करी, तो अब हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस बात पे नहीं है कि ट्रंप वहां के कल्चरल आइकॉन है कि नहीं है, ट्रंप कैसे है। हमारा इंटरेस्ट इस बात पर लेकर है कि कैसे हम ट्रंप को कन्विंस कराते हैं ताकि वो ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिससे इंडिया को फायदा हो सके। हमें इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सबसे पहले देखने हैं, हमें क्या लेना देना कि बंदा कैसे है। इस तरह की बात आर्टिकल में ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। आगे देखिए क्या है। आगे ये कहते हैं कि हमें ट्रंप को कन्विंस कराना होगा कि चाइना के साथ में ये ऐसी, अब देखिए चाइना के खिलाफ में ट्रंप का जो रुख है वो काफ़ी सख्त है। इवन जो पाकिस्तानी स्टेट है उसके खिलाफ में भी ट्रंप एक सख्त पॉलिसी अपना सकते हैं, तो इससे इंडिया को ही फायदा होगा। उसके बाद में कहते हैं काफ़ी सारे इश्यूज पर एक वो भी निकल के आएगा, कुछ जैसे जो वीज़ा का इशू है उस पर ये ट्रंप अगर सख्त पॉलिसी अख्तियार करेंगे तो इंडिया को काफ़ी मुश्किल होगा कन्विंस कराना यूएस को। लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रंप को कन्विंस करा सकते हैं कि जो हमारी आईटी कंपनीज हैं वो आपके जो यूएस के बंदे हैं वो भी हायर करेंगी, इससे आपको यूएस के बंदों को जॉब्स मिलेगी। तो ये नेगोशिएशंस काफ़ी आसान नहीं रहने वाली हैं। लेकिन जो देश की मीडिया है उनकी कमेंट्री जो होनी चाहिए वो सोच समझ के होनी चाहिए कि जो मोदी के साथ ट्रंप की एंगेजमेंट होगी तो उसको सही तराजू में तोलें कि नेशनल जो इंटरेस्ट है वो क्या कहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की क्या यूटिलिटी है, देखिए क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आप इस बात को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ये आर्टिकल किस बारे में है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल देखिए चाइना के बारे में है, चाइना किस प्रकार से अपने पैसे का, चाइना की जेबें भरी हुई हैं, चाइना के पास में बहुत पैसे हैं, तो वो इस पैसे का यूज करता है दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। लेकिन वो तो एक बहाना है, लेकिन मेन मकसद जो चाइना जब इन्वेस्ट करता है दूसरी कंट्रीज में वो ये होता है कि उन पे एक तरह से अपने उसके एक तो देखिए अपने ग्रुप में उनको शामिल किया जा सके, यानी वो अगर यूएस के ग्रुप में है तो उनको अपने ग्रुप में मिला लो। दूसरा ये है कि अपनी जो स्ट्रेटेजिकली उस कंट्री को अपने फायदे के लिए यूज किया जा सके, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। ये 3-4 बातें होती है चाइना के माइंड में जब भी चाइना दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द चाइनीज वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, हाउ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्व्स दिस चाइनीज इंटरेस्ट। प्रीलिम में आपके लिए क्वेश्चन है। अभी एक श्रीलंका के जो डेलीगेट थे वो हमारे देश के रायसेना डायलॉग हिल्स पे, जो रायसेना डायलॉग जो हुआ था उस पे आए, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम एक पोर्ट प्रपोज करने जा रहे हैं इंडिया के लिए। तो उस पोर्ट का नाम आपको बताना है, क्या नाम था उस पोर्ट का। तो ये देखिए, ये इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हम्बनतोता पोर्ट के, कैसे चाइना ने ये पोर्ट डेवलप किया श्रीलंका के अंदर में, और एक डेट ट्रैप में फंस गया श्रीलंका। जानते हैं सारा कैसे। और यहाँ पे देखिए इंडियन ओशियन, यहाँ पे सारे जो ये पोर्ट्स हैं, सारे जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी, जैसे पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट और श्रीलंका में जो ये है, और भी सारे जो कुछ ना कुछ यहाँ पे चाइना ने अपने पोर्ट्स बना रखे हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पोर्ट्स। इवन बांग्लादेश के में भी पोर्ट्स हैं, सोनोडोक्स में वहाँ पे ये तो बर्मा है, बांग्लादेश बर्मा में भी हैं इनके। तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसीज हैं, कहते हैं कि इंडिया को काउंटर करने के लिए है। लेकिन ये एक तरह से जब ये जो देश इनके लिए पोर्ट्स बना रहे हैं वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल की शुरुआत होती है कि चाइना अपने इकोनॉमिक्स को यूज़ करता है जियो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के लिए। इसने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए 1 ट्रिलियन खर्चा किया है चाइना ने। और चाइना सपोर्ट करता है कि देखिए प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस पर जो हैं ये है वहाँ पे जो चाइना ये प्रोजेक्ट बना रहा है। और उसके बाद में अब डेट ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। चाइना क्या करता है, चाइना पैसा लगाता है इन प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे इस एग्जांपल से ही समझते हैं हम। चाइना ने अब इस हम्बनतोता में पैसे लगाए, तो एक तरह से पैसा कोई मुफ्त में तो देता नहीं है। तो चाइना इनको कहता है कि हम आपका ये हम्बनतोता जो ये है
पोर्ट है, हम इसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम मुफ्त में नहीं दे रहे, हम आपको लोन दे रहे हैं, आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ेगी इस लोन पे। तो श्रीलंका सोचता है ठीक है भाई, लोन मिल रहा है, थोड़ा सस्ता लोन मिल रहा है, क्या क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। तो लेकिन देखिए, वो अब हम्बनतोता प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया चाइना ने श्रीलंका के अंदर में। लेकिन अब श्रीलंका ने तो ये सोचा था कि पोर्ट कमाई करके देगा कुछ, अब ये पोर्ट जो है वो कुछ कमाई करके तो दे नहीं रहा, और इंटरेस्ट रेट यानी जो लोन चाइना ने दिया था वो उसे बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है श्रीलंका को, और चुकाया नहीं जा रहा है श्रीलंका को वो लोन जो चाइना ने इनको दिया था। तो अब क्या होगा, उस लोन को चुकाने के लिए, यानी उस इंटरेस्ट रेट को चुकाने के लिए ही दोबारा से श्रीलंका को लोन लेना पड़ता है चाइना से। यानी पहले जो लोन ले रखा है उसकी इंटरेस्ट रेट को भरने के लिए जब दोबारा से वो लोन लेते हैं, तो एक तरह से अब वो कर्जे के ट्रैप में फंस गए हैं, कर्जा चुकाने के लिए दोबारा से कर्जा लेना पड़ रहा है इनको। यानी यहां से देखिए, सिंपल सी बात है, एक कर्जे का इंटरेस्ट रेट है, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं, इसको भरने के लिए दूसरा ले रहे हैं, ये पूरा ट्रैप में फंस गए, निकल नहीं पा रहे। इस तरह का होता है, इस तरह से चाइना एक्सप्लॉइट करता है, दूसरे देशों की मजबूरी का फायदा उठाता है। अब कैसे और क्या करता है, कई बार क्या होता है, दूसरा लोन नहीं देता, वो कई बार और भी ज़्यादा चीज़ें कहता है। वो कहता है कि देखिए ठीक है, आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, चाइना कहता है श्रीलंका को आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स दे दीजिए, हम वो डेवलप कर देंगे। तो अब वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी तो देखिए फ्री में थोड़े ना डेवलप करेंगे, उसके भी तो पैसे लेंगे इनसे। तो एक तरह से वो कई बार मजबूरी का फायदा उठा के और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कह देते हैं कि हमें वो लोकेशन दे दीजिए, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं। तो दूसरे देश को पहले नहीं समझ में आता, बाद में धीरे धीरे करके समझ में आता है कि किस प्रकार से चाइनीज जो है वो एक तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, और ये ऐसा करते हैं कि जब ये दूसरा देश इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है तो यूं कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी मार्केट खोल दीजिए, ट्रेड बढ़ा लेते हैं आपस में। अब श्रीलंका जैसा देश अब चाइना के साथ में ट्रेड करेगा तो क्या होगा श्रीलंका का, आप सोच के देखिए। चाइना के खिलौने जो हैं, मतलब ट्रेड तो होना चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन जो ट्रेड है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ओपन ट्रेड हो। कुछ श्रीलंका की कंपनीज के लिए भी सोचना चाहिए, श्रीलंका की गवर्नमेंट को, क्योंकि अब देखिए चाइना के जो सस्ते खिलौने हैं, सस्ती चीज़ें हैं, आपको पता होगा चाइनीज़ जो ये मोबाइल होते हैं कितने सस्ते होते हैं। अब ये सारी चीज़ें श्रीलंका के अंदर में जाके बिकेंगी तो श्रीलंका की लोकल कंपनीज का क्या हाल होगा, आप सोच के देखिए। तो इस तरह से चाइना एक्सप्लॉइट करता है। 3-4 पॉइंट हो गए, आप याद रखना। डेट ट्रैप में कैसे फंसते हैं, एक तो अगर पैसा देना होता है ना चुका पाए तो दूसरा कंट्री, एक तो चाइना फोर्स करता है इनको कि हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स दे दीजिए। दूसरा चाइना क्या करता है, उनको कहता है कि आप अपनी मार्केट खोल दीजिए हमारे सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए, इससे दूसरे देशों की जो मार्केट है वो नष्ट हो जाती है। तीसरा चाइना कहता है कि और लोन ले लीजिए, और दूसरा लोन ले लेते हैं तो वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो 4-5 पॉइंट्स ये हैं, इसीलिए वो चाइना के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है चाइना के इन्फ्लुएंस में रहना, क्योंकि उनको इतने सारे पैसे देने हैं चाइना को लुटाने हैं। ये देखिए, अब उसके बाद में ये आता है कि वही बात जो हमने अभी डिस्कस किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए और डेट ट्रैप होता है। एग्जाम्पल देते हैं ये हम्बनतोता का, जो हमने डिस्कस कर लिया, हम्बनतोता का ये एग्जाम्पल था। और इसके अलावा यही गेम खेल रहा है चाइना पाकिस्तान में भी, ग्वादार पोर्ट में, वहाँ पे भी उन्होंने एक पोर्ट तो डेवलप कर दिया और अब इस पोर्ट का वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, चाइना के हम्बनतोता में 2 चाइना की जो सबमरीन है वो आई, और वैसा ही गेम चल रहा है ग्वादार पोर्ट में। यहाँ चाइना ने प्रोटेक्शन देने की बात कही, 2 चाइना के वारशिप्स हैं वो इस पोर्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और सबमरीन्स भी यहाँ से जाएंगी। तो देखिए आप, वो जो कुछ श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट पे हुआ था, अब वो सेम टू सेम पाकिस्तान पे हो रहा है। वो पाकिस्तान को बाद में एहसास होगा। अभी तो पाकिस्तान वाले काफ़ी खुश हो रहे हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा। अब नेपाल के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। नेपाल के साथ में चाइना ने एक डील साइन करी, और वहाँ की जो स्टेट रन चाइनीज़ 3 गोर्जिस कॉरपोरेशन, वहाँ की लोकल स्टेट रन है ये 3 गोर्जिस कॉरपोरेशन, वहाँ एक डैम बना रही है ये, और 75% स्टेक्स इन्होंने खरीद लिए। अब जब ये लोन ना चुका पाए तो ये देखिए क्या करती है चाइना कैंसल्ड 90 मिलियन ऑफ कंबोडिया ने कर्जा ले रखा था इनसे, चाइना से। अब ये क्या है, चाइना ने वो कर्जे को माफ़ कर दिया, सिर्फ इसी शर्त पर कि आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमको देंगे। तो अब देखिए, नए कॉन्ट्रैक्ट्स अब इनको देंगे तो इनकी कंपनियां तो महंगी भी तो हो सकती है ना। अगर कंपिटिटिव बीडिंग होती तो हो सकता है कि नए प्रोजेक्ट्स इनको सस्ते में कोई करने को मिल जाता, लेकिन अब यही करेंगे तो ये फिर महंगे भी करेंगे नए प्रोजेक्ट्स को। आगे आता है कि देखिए, कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, बाद में उनको पता लगता है, बाद में उनको पश्चाताप होता है, दुख होता है, पहले उनको नहीं पता लगता। जैसे चाइनीज डंपिंग ऑफ गुड्स, चाइना अपने गुड्स है, सस्ते जो सामान है वो डंप कर देता है दूसरे देशों में, दूसरे देशों की कंपनियां हैं वो एक तरह से हाशिए पर आ जाती हैं, फिर बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। इसी के कारण काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स में चाइना के इस यू कैन से डेट इस फंक्शनिंग को लेकर विरोध हुआ। नाइजीरिया में विरोध हुआ, श्रीलंका में विरोध हुआ, और इन देशों ने तो इवन इन्वेस्टिगेशन भी करवाई कि किस प्रकार से चाइना के जो गुड्स हैं वो आ रहे हैं हमारे देश के अंदर में, इनके देश के अंदर में।
और बाद में देखिए चाइना के जो रियल ऑब्जेक्टिव्स हैं बाद में पता लगता है देशों को कि इनके रियल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉमर्शियल पेनिट्रेशन और स्ट्रेटेजिक लिवरेज हासिल करना चाहते हैं ये इन्वेस्टमेंट के जरिए से। फिर ये एग्जाम्पल है श्रीलंका का एग्जाम्पल। श्रीलंका का एग्जाम्पल ये कहते हैं कि राजपक्षे था वहाँ पे, राजपक्षे को बचाया चाइना ने। श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे राजपक्षे और ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस का आरोप इन पे लगा था लिट्टे के वार के दौरान में। इनको बचाया चाइना ने, लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में इन्होंने एक पोर्ट दे दिया हम्बनतोता इनको बनाने के लिए, लेकिन हम्बनतोता से कमाई तो कुछ हुई नहीं और कर्जा ज़्यादा हो गया। तो सिरिसेना नए राष्ट्रपति चुनकर आए और इन्होंने कहा कि देखिए वो सस्पेंड कर देंगे इस पूरे काम को जो चाइना ने करवाया है इस पोर्ट पर। उन्होंने सस्पेंड कर भी दिया, लेकिन एक लेवल के बाद में उन्होंने आते ही इस काम पे सस्पेंड कर दिया। अब देखिए पैसे तो उनको चुकाने थे, तो चाइना श्रीलंका के पास में कोई चॉइस थी ही नहीं कि दोबारा चाइना के पास में जाएं और कहें कि ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पैसा चुकाना था। चाइना का अगर काम बंद करोगे तो चाइना पैसा मांगेगा ना कि ठीक है आप हमारा पैसा दीजिए, हम काम बंद कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो आगे फिर देखिए दोबारा से उनको देना पड़ा ना सिर्फ हम्बनतोता, इवन कोलंबो का जो पोर्ट सिटी है वहाँ पे भी 1.4 बिलियन का नया प्रोजेक्ट चाइना को दिया श्रीलंका ने मजबूरी में। और जो हम्बनतोता में जो अपने स्टेक्स थे श्रीलंका ने बेच दिए 80%। अब 1.1 बिलियन डॉलर में इन्होंने अपने स्टेक्स बेच दिए, अब वो पूरा पोर्ट हो गया चाइना का। तो समझ लीजिए चाइना किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करता है दूसरी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो बस आज ये 5 आर्टिकल्स थे। देखिए कितना काम का ये आर्टिकल था, मिंट का आर्टिकल बहुत अच्छा था ये, क्योंकि द हिंदू कभी बहुत कम लिखेगा चाइना के खिलाफ में, द हिंदू कभी लिखेगा ही नहीं, क्योंकि द हिंदू की जो आइडियोलॉजी होती है फ्रैंकली कहूँ तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। तो मतलब ये नहीं कर रहा न्यूज़पेपर की कोई, वैसे तो साफ साफ वो नहीं लिखते लेफ्ट के बारे में, लेकिन वो अब देखिए द हिंदू का एडिटर ही तो डिसाइड करेगा ना कि कौन कौन से आर्टिकल्स छपने चाहिए न्यूज़पेपर में। तो वो ज़्यादातर जो जगह देते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में वो लेफ्ट के आर्टिकल्स को देते हैं। हमारा आंसर जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, हमें या तो गवर्नमेंट के व्यू को पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ट्रांसजेंडर पे एक आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर में, 5 पॉइंट्स का क्रिटिसिज्म था, मुझे आज भी याद है द हिंदू के आर्टिकल में ट्रांसजेंडर पर जो आर्टिकल आया था। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि इस ट्रांसजेंडर बिल के पॉइंट्स थे क्या, मतलब असली में जो बिल के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि किसी आर्टिकल में आए ही नहीं अभी तक पॉइंट्स हैं। हम आंसर में सिर्फ अभी क्रिटिसिज्म लिखेंगे, पॉइंट्स नहीं लिखेंगे बिल के, तो हमें कौन नंबर देगा। तो हमें बिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बाद में एक तो हम PRS पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के जो बिल हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा हम ये दूसरे आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल हैं वो भी हम टाइम टू टाइम अब देख ही रहे हैं और भी ज़्यादा देखते रहेंगे, ताकि हमें दोनों साइड के व्यू पता लग जाएंगे, लेफ्ट के और राइट के। और हम हैं सेंट्रिस्ट, हम पेपर क्लियर करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी है UPSC। तो ठीक है, कल रिवीजन करेंगे। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।